हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मोटिवेशन। आज से मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ विच इज़ क्लास 11 के लिए वीडियोस बनाना। तो आज मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी विच इज़ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। उसमें हम बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स करेंगे। साथ साथ एक हम 5th सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं विच इज़ म्यूज़िक, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने म्यूज़िक ले रखा है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। जैसे आप यूनिट देखो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें क्या बता रहा है? लिविंग वर्ल्ड मतलब जो दुनिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डाइवर्सिटी, उनमें वेरिएशन, उनमें इवोल्यूशन, वो हम यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे पास चीज़ें हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उनका नाम कैसे रख रखा है, वगैरह वगैरह। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम उनके बायोलॉजिकली क्लासीफाई करेंगे प्लांट किंगडम में। यहाँ पे फिर जो क्लासिफिकेशन आएंगी 5, उनमें एक प्लांट्स होंगे, एक एनिमल्स होंगे, विच इज़ वेरी बेसिक इन नेचर। ये दोनों तो होंगे ही। तो एक में हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और एक में हम डीपली एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत थोड़ा ट्रिकी है, तो चैप्टर 3 और 4 है बिकॉज इसमें साइंटिफिक नेम्स हैं। चैप्टर 1 और 2 बिल्कुल मक्खन। आज हम चैप्टर 1 करेंगे पार्ट 1, तो आई डोंट थिंक एक पार्ट में हो जाएगा, 2 तो चाहिए। इसमें दो टॉपिक्स हैं, इसके सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मैंने ऊपर बताया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर का मतलब समझना चाहिए, विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। मतलब इस वर्ल्ड में कितने हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं। इस पैरा में क्या लिख रखा है मैं ये बताती हूँ। ये पैरा सिर्फ हमें एक इंट्रोडक्शन देता है किसके बारे में, कि हमारे वर्ल्ड में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिजम्स का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। एनिमल ह्यूमंस बोथ आर सेम। आई वॉन्ट टू से दैट एक ही कैटेगरी में आते हैं तो नहीं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे अमीबा, पैरामोशियम, इट्स नॉट पैरामीशियम, इट्स पैरामोशियम। सो देयर आर, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन of the chapter. Now we're gonna start the first topic, which is diversity in the living world. In this we are gonna read the first line. If you look around, you will see a large variety of living organisms. Be it potted plants, means it is telling that what are the varieties present in earth according to them. There are also several organisms that you can't see with your naked eyes, but they are all around you. ठीक है, नाउ इट इज़ रिटन ओवर हियर। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बायोडाइवर्सिटी। दैट व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही होता है कि द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 million. दिस रेफर्स टू डाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जियोग्राफिकल एरिया में, दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, जियोग्राफिकल एरिया, एक जियोग्राफिकल एरिया में कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं उन्हें बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली सेम है। जैसे ये मान लो ये इंसान है तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजिकली सेम है क्योंकि 4 पैर इसके हैं, 4 लेग्स इसके हैं, एक बॉडी स्ट्रक्चर ये है, बॉडी स्ट्रक्चर ये, तो दे आर मॉर्फोलॉजिकली सेम। तो स्पीशीज़ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक जियोग्राफिकल एरिया में कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम दोबारा रीडिंग स्टार्ट करते हैं। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know plants and animals in our own area by their local names. It is very important, local names. These are local names would vary from place to place. मतलब
जैसे एक जगह पे चीज़ को अलग तरीके से बोला जाता है, दूसरी जगह पे अलग तरीके से बोला जाता है। इसका मेन फिर उसके वजह से क्या होगा, व्हाट इज़ द कोज? मेन कोज इज़ कन्फ्यूजन। क्या कोज आएगा? कन्फ्यूजन कोज होएगा हमारा हमें। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer organisms we talking about. Hence, there is a need to standardize very important topic questions आए हैं इस बार भी पेपर्स में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर जितना मैंने अभी तक स्टडी किया है, एक क्वेश्चन पक्का आता है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है कि व्हाट इज़ द नीड टू स्टैंडर्डाइज द naming of living organisms such that particular organism is known by the same name all over the world. This process is known as nomenclature. अब nomenclature क्या होता है? हर जगह पे इस देश में एक चीज़ को, इस चीज़ को एक ही नाम से जाना जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे nomenclature। वो एक प्रोसेस होती है जिसका इसका नाम एक साइंटिफिकली इसका एक नाम लिख दिया। अब यहाँ पे जाएगा, अगर उसने वो साइंटिफिक नाम लिखा तो ये पहचान लेंगे, यहाँ पे जाएगा तो ये भी पहचान लेंगे, क्योंकि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक इसका स्पेसिफिक नाम रख दिया है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is possible when organism is described correctly. We know to what organism the name is attached to. This is called identification. आइडेंटिफिकेशन का इसमें थोड़ा अधूरा है, मैं आपको कंप्लीट बताती हूँ मतलब क्या होता है। इन्होंने सिर्फ लिख रखा है कि आपको उसके करेक्टर्स पता होना चाहिए। जैसे अगर एक मैं यहाँ पे इट्स नॉट डॉग बट अज्यूम इट इज़ अ डॉग, तो आपको एक डॉग कैसे लगा? उसके 4 पैर हैं, वो भौंकता है, तो इससे हमें ये पता चला इसमें डॉग्स के करेक्टर्स हैं, इसलिए हमें ये पता चला कि ये ऑर्गेनिज्म डॉग्स। तो बुक में ये लिख रखा है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है, एक तो उसको पहचान लो और उसके बाद उसे डिस्क्राइब कर लो या उसे किसी से जोड़ लो। मान लो कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, फिर आप उन्हें ये बोल रहे हो, ओ ये इसके 4 पैर हैं, एक पूँछ है, ये भौंकता भी है, तो ये क्या लग रहा है? डॉग लग रहा है। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हाँ ये एक डॉग ही है। तो इसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव, मैं आपको बताऊंगी, आप इसे कुछ 0.5 बढ़ा लीजिए स्पीड, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ जैसे सारे बच्चों को समझ आ जाए। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड, इस पैरा में क्या गया? इसमें 2 चीज़ हैं, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। आप देखो, बायोडाइवर्सिटी मैंने बताई थी 1.7 to 1.8 मिलियन, क्या है? मिलियन है स्पीशीज़। अब उन सबका नाम कोई एक पर्सन तो रख नहीं सकता या एक कम्युनिटी तो रख नहीं सकती, मतलब 4 और 5 पीपल ग्रुप। तो इसके लिए हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाते हैं, जो क्या कौन है? ICZN और ICBN, which is not nationally, stately or districtly, it is internationally। अब एक क्वेश्चन अराइज होगा, वाई ओनली इंटरनेशनली? क्योंकि जो ये नोमेनक्लेचर है ना, वो इंटरनेशनली के लिए है, वो कभी कभी नेशनली के लिए नहीं है। सारी दुनिया में एक ही नाम से अगर कोई ऑर्गेनिज्म जाना जाएगा ना, तो सारे देश की कम्युनिटी मतलब पीपल एक ग्रुप बनाएंगे और वो नाम रखेंगे। तो 2 कम्युनिटी बनाई, ICZN एंड ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई शुड चेंज द कलर विद रेड। यहाँ पे आएगा ऑफ और यहाँ पे आएगा 4। यही एक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच कि एक में आएगा ऑफ, इसमें आएगा ऑफ और इसमें आएगा 4, विच इज़ अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ICZN एंड ICBN।
Z का मतलब होता है जूलॉजिकल, और B का होता है बोटानिकल। जूलॉजिकल, जू थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो एनिमल्स, बॉटनी आप रिलेट कर सकते हो प्लांट्स। तो ये आपको बताना था। ICZN और ICBN। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। Description of any organism should enable the people in any part of the world arrive at the same name. This also ensures that such a name has not been used for any other known organism, which is an important point कि एक नाम एक organism के लिए ही है। अब इस पैरा में क्या है? इस पैरा में लिखे गए हैं कुछ चंद रूल्स। किस चीज़ के रूल्स? ये मान लो ने एक साइंटिफिक नेम दे दिया, ठीक है, एक साइंटिफिक नेम दे दिया। किस क्राइटेरिया पे दिया, कैसे लिखा, उनके लिखने का तरीका क्या था, क्यों लिखा। हम अब इसमें थोड़ा सा रूल्स पढ़ेंगे कि अगर हम किसी का नाम लिख लें, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर करें तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो हम रूल्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो 4 रूल्स हैं। पहला देखिए, पहला रूल्स देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। हमेशा का है, कुछ भी देख लीजिए, जो भी साइंटिफिक नेम होएगा लैटिन लैंग्वेज में ही होगा, इसलिए थोड़े से वो कंफ्यूजिंग हैं क्योंकि वो लैटिन भाषा है। तो लैटिन उसमें होगा। रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव और देयर ओरिजिन। देखिए मैं आपको फर्स्ट रूल बता देती हूँ कि क्या होता है। देखो 2 चीज़ होती हैं, एक है हम हैंड रिटन कर रहे हैं और एक है हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, ठीक है, हम टाइप कर रहे हैं। तो जब हम हैंड रिटन करते हैं ना, तो उसके नीचे एक अंडरलाइन कर देते हैं, वो आगे पॉइंट आएगा, इस पे हम बाद में आएंगे। तो पहले हम इस कंप्यूटर वाले पे चलते हैं। जब भी ये वर्ड लिखे जाते हैं किसी में, कंप्यूटर्स में, तो ये हमेशा ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। इनका फ़ॉन्ट क्या हो जाता है? इटैलिक्स, ठीक है, ये हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस while the second component denotes specific epithet which is species। तो 2 नाम होते हैं, ये करेगा जीनस को रिप्रेजेंट, ये करेगा स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट। अब पहले जीनस क्यों आया, स्पीशीज़ क्यों आया, इसको याद करने का तरीका, पहले हम हमेशा पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स से चिल्ड्रन आते हैं, बाद में आते हैं छोटे। तो मतलब जीनस बड़ा है किससे? स्पीशीज़ से। वो हम आगे पढ़ेंगे, तो हम पहले ये कर देते हैं, चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिक सेकेंड हो गया, फर्स्ट नेम ऑफ बायोलॉजिकल नेम इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पीशीज। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम वर व्हेन हैंड रिटन, मैंने बताया ना, अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं और सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब ये जीनस है, ये स्पीशीज़ है, तो हम इसे ऐसे अंडरलाइन करेंगे, ये नहीं करेंगे, नो, ये गलत हो जाएगा। जीनस का अलग, स्पीशीज़ का अलग, तो हम बिल्कुल अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। और ये बता दिया कि अगर प्रिंट होता है तो वो इटैलिक्स में ही होता है हमेशा। फोर्थ रूल, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक या स्पीशीज नेम हमेशा स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे अब कोई बोलेगा मैम या दीदी यहाँ पे क्यों अंडरलाइन नहीं है, तो ये प्रिंटेड या टेक्स्ट है, इसमें ये इटैलिक्स में लिखा गया, तो ये प्रिंट, तो ये आई एम सो सॉरी, इसमें आपको अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये हमेशा इटैलिक्स में लिखा गया है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार जूम कर दूँ इसमें, आप देखिए जो ये एम है, सॉरी, ये जो एम है ये कैपिटल लेटर में है और ये जो आई है वो स्मॉल लेटर में, जो बताता है रूल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये लाइन पढ़िए, नेम ऑफ द ऑथर। कभी कभी हम नाम भी लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे जीनस, यहाँ पे स्पीशीज़, और यहाँ पे हम इनिशियल 3 लेटर्स
सिर्फ 3 लेटर का हम क्या लिख देते हैं, ऑथर का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, necessary to derive some means to make this possible. This process known as classifying. Classification क्या होता है? जैसे मैंने ऐसे कर दिया, अब जो ऑटोट्रॉफिक है मैंने उन्हें बोल दिया वो प्लांट्स हैं, और जो हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स है, तो मैंने 2 कैटेगरीज में बांट दिया। किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के मैंने 2 कैटेगरीज में जब चीज़ें बांट दी तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैंने कर दी क्लासिफिकेशन। ठीक है, और जो फैसिलिटीज़ आपको पढ़ा रही है वो इस वीडियो में नहीं, वो इस सीरीज़ के एपिसोड 2 में आएगा। जिस एपिसोड में हम आपको चैप्टर 2 कराएंगे। चैप्टर 1 में आपकी फैकल्टी जो आपको पढ़ा रही है ना, वो रिवील नहीं हुई। तो जस्ट वेट फॉर एपिसोड 2। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। लेट अस गो। अब यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि कौन किसका वो होता है, तो इट इज़ नॉट सच इम्पॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट बार जाते हैं, विच इज़ टैक्सा। टैक्सा क्या होता है ये मैं आपको तभी समझा पाऊँगी जब हम इसकी टैक्सोनॉमी को पढ़ लेंगे। पहले हम टैक्सोनॉमी को पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होता है? Based on characteristics, all the living organisms can be classified into different taxa. This process, देखो टेक्सोनॉमी क्या होती है, हमने एक चीज़ को पहले तो क्लासीफाई करेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे, फिर उसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इन तीनों को मिला के बनती है हमारी टैक्सोनॉमी। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। टैक्सा मैं अभी बताऊंगी, आप टेंशन ना लीजिए, इसमें सिर्फ ये था। अब आता है सिस्टमैटिक्स। उससे पहले एक पैरा पढ़ लेते हैं हम। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन, मोस्ट प्रोबेबली ये 45 मिनट्स का लेक्चर होएगा। मुझे नहीं लगता ये 45 मिनट्स तक ही होता है। आई थिंक मैं 30 तक कर दूँगी इसे ओवर। तो स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन बींग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find source for their basic needs, food. तो उन्होंने बहुत सारी अपने यूज़ के लिए क्या कर दिया, वेरियस ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया। अब सिस्टमैटिक्स क्या होती है? Human beings were since long not interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also relationship among them. मतलब क्या समझाती हूँ मैं, मतलब क्या होता है इसका, मतलब आपने इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिर्फ आपने क्लासीफाई नहीं किया, आप ये दोनों से एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, मतलब इनके रिलेशनशिप को पढ़ना क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स समझ आ गया होगा। अब ये लाइन पढ़ लीजिए। द वर्ड सिस्टमैटिक्स is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Lineage बहुत important है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारी चीज़ भर रखी है इस lineage में, मतलब it is the father of biology. तो very important name. Use Systema Natura as a title of his publication. क्वेश्चन आ सकता है कि इसने क्या बुक पब्लिश की थी। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर इनलार्ज इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। यही डेफिनेशन है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, और ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बताती है। अब आती हैं टैक्सोनॉमिक। आज का हमारा लास्ट टॉपिक होएगा ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें मैं सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन नहीं, मैं पहले ये आपको ये सिखाऊंगी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। तो आप शुरू करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब हम इनकी कैटेगरी बना देते हैं। मतलब मान लो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पहले ग्रैंड पेरेंट्स, फिर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन से बड़ा पेरेंट्स से बड़े ग्रैंड पेरेंट्स है ना, उनके पेरेंट्स, मतलब उनके चिल्ड्रन क्या है, पेरेंट्स, और इनके चिल्ड्रन क्या है, हम। तो ये एक तरीके से कैटेगरी है। कैसी? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और
ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिकली हायरार्की। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती ना कि चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, एक ऑर्डर होता है कि पहले चिल्ड्रन, फिर पेरेंट्स और फिर ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब सबसे बड़े ये, उनसे छोटे ये और सबसे छोटे ये। तो इन्हें बोलते हैं हायरार्की, इन्हें बोलते हैं अरेंजमेंट, जैसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और हर एक टर्म को बोलते हैं टैक्सोन या टैक्सा, इसलिए मैं आपको बोल रही थी, इसे मैं आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इस टेबल में, इसका टेबल को हम स्टडी करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेड पेन मैं ले लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। सबसे छोटा स्पीशीज़, मैं बिल्कुल काट देती हूँ, शुरू से बताती हूँ। सबसे छोटा स्पीशीज़ और सबसे बड़ा किंगडम। अब इसका होता क्या है, बिल्कुल ओवरऑल बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। स्पीशीज़ सबसे छोटा, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, वो ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली सेम है और इंटरब्रीड कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पीशीज़। अब ऐसी जीनस में क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं जीनस में, फैमिली में बहुत सारे जीनस होते हैं, ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं, क्लास में बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, ऐसे फाइलम डिवीज़न में बहुत सारी क्लास होती है, और किंगडम में बहुत सारे फाइलम या डिवीज़न होते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होएगा, फाइलम और डिवीज़न क्या होता है। फाइलम यूज़ होता है प्लांट्स के लिए, डिवीज़न होता, सॉरी, फाइलम होता है एनिमल्स, डिवीज़न होता है प्लांट्स के लिए यूज़। अब आगे करते हैं, इसका एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ विच इज़ सपना गई। हमें फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देनी होती है, सबसे पहले फैमिली आता है। सपना गई फैमिली और कज़न्स के साथ हम ऐसे जोड़ सकते हैं पॉपकॉर्न खाने। तो एक ऑर्डर है जिसे आप याद कर सकते हैं, सपना गई फैमिली और कज़न्स के साथ पॉपकॉर्न खाने। अब आप ये ऑर्डर और फैमिली में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो आप पहले हमेशा ये ध्यान रखिए, हमें फैमिली को सबसे पहले रखना चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है, तो पहले फैमिली आती है। तो हेयर चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में जो इनकी डेफिनेशंस है मैं वो बताऊँगी, इनको अंदर से हम रीड करेंगे, हम एक टेबल पूरी अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम समरी भी पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स एज असाइनमेंट आपके लिए होगा। तो या और उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा जिसमें हम ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। टिल देन बाय।